गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास हमारी फर्स्ट क्लास हिंदी मीडियम की, और इस क्लास में हम चैप्टर का नाम है हमारे कार्बन और उनके यौगिक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और इसमें देखिए किस तरीके से क्या होगा। सबसे पहले एक बात करें, हम कार्बन के बारे में हम डिस्कस करें तो कार्बन हमारे नेचर में लगभग मैक्सिमम सभी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम, जो कार्बन लगभग जिन वस्तुओं को हम जला दें और वो काली पड़ जाए उन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने कोक होता है, कोयला होता है, कोयले को जलाएं तो हम उसमें कार्बन प्रेजेंट है। पेपर होता है, पेपर को जला दे तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और लकड़ी है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। हम जिस इंक से लिख रहे हैं उस इंक में भी कार्बन है। पेंसिल है, उसमें भी कार्बन है। तो ये कह सकते हैं अपने पास कि कार्बन लगभग सभी नेचर के अंदर लगभग सभी जगह प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट क्या होता है, लगभग सभी जगह इजीली हमारे को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरीज दी थी, इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी थी, उस थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर लें, ठीक है। यानी एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कार्बन केवल जीवित यानी कि सजीव में पाया जाता है। ओनली किस में पाया जाता है, सजीवों में। सजीव में पाया जाता है, सजीव में ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए बर्जिलियस ने कहा, क्या कहा, बर्जिलियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कार्बनिक जो कंपाउंड्स है, कार्बनिक जो यौगिक है, वो ओनली किस में पाए जाएंगे अपने पास, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों में ही पाए जाएंगे। जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे और दूसरे अपने पास जानवर वगैरह, इसी में पाया जाता है। यानी निर्जीव वस्तुओं में कार्बन नहीं पाया जाता और इसे लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। यह बर्जिलियस ने कहा था, ठीक है। बर्जिलियस ने ये कही थी, क्या कहा था, बता दिया मैंने आपको कि बर्जिलियस के अनुसार ये कहा गया है कि अपने कार्बन के बारे में, कार्बनिक जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के बारे में, केवल कार्बन कहां पाया जाता है, जीवित प्राणियों में ही पाया जाता है। इसीलिए इस थ्योरी को, बर्जिलियस की थ्योरी को जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बर्जिलियस ने बताई थी, क्या बताई थी, बर्जिलियस ने क्या आई थी, बर्जिलियस एक नामक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, ये किसमें पाया, कार्बन केवल किसमें पाया जाता है, कार्बन केवल जीवित प्राणियों में, किसमें, जीवित, या ये कह सकते हो अपने पास सजीवों में, कुल मिला के कह सकते हो अपने पास सजीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये किसने बताई, बर्जिलियस ने, सजीवों में पाया जाता है। और इस कार्बन को प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, लेबोरेटरी में तैयार इसको नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस जो पूरी थ्योरी थी किसकी, ये जो बर्जिलियस की थ्योरी थी, इस बर्जिलियस की थ्योरी को जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जैसे 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 इसकी कार्बन के बारे में डिस्कस होते गए, चलते गए आगे, एक साइंटिस्ट आए थे, कौन से, एक वोहलर, एक साइंटिस्ट कौन से थे अपने पास, वोहलर, एक साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, वो वोहलर, ठीक है। एक साइंटिस्ट कौन थे यहाँ पे, वोहलर एक साइंटिस्ट थे, और इसको वोहलर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लेबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। किसने, वोहलर नामक, इसके बाद में वोहलर नामक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके इस जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया, गलत साबित कर दिया। कहा कि हाँ, एक प्रयोगशाला में वोहलर ने कहा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है, इसीलिए जैव शक्ति सिद्धांत यहाँ पे गलत है। उन्होंने तैयार करके दिखाया। यानी हम ये कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, तो उसका नाम आएगा यूरिया का निर्माण किया वोहलर ने किसका निर्माण किया, यूरिया का। सबसे पहले किसका निर्माण किया, यूरिया का, ठीक है। किस तरीके से किया, दो अकार्बनिक यौगिकों को लेकर, किसको,
दो अकार्बनिक यौगिकों को लेकर। एक तो लिया था अपने पास सोडियम अमोनियम सल्फेट, एक तो अमोनियम सल्फेट, एक पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट लिया था। ठीक है, पोटेशियम साइनेट, इन दोनों की रिएक्शन है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं अपने पास। एक तो कौन सा अपने पास अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, ये अपने पास अमोनियम सल्फेट है। इस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, पोटेशियम साइनेट के साथ, KCNO, ये अपने पास पोटेशियम साइनेट। इस पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन कराने के बाद में यहां एक मीडिएटर यौगिक बना, ये NH4CNO, अमोनियम साइनेट, क्या बन गया अपने पास अमोनियम साइनेट। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, अमोनियम साइनेट बनेगा, प्लस में यहां पे क्या निकल जाएगा, K2SO4 निकल जाएगा। अब ये जो अमोनियम साइनेट है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, गर्म कर दें, अमोनियम साइनेट को यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दें, गर्म कर दें, हीट कर दें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यूरिया में चेंज हो जाएगा। ये NH2C+O और ये NH2। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूरिया का सूत्र बताइए, तो यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, NH2C+O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो किसने, बोहलर ने इस जैव शक्ति सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। क्लियर है, तो ये अपने पास क्या होगी, स्टार्टिंग इसकी कार्बन की थ्योरी होगी। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, इसमें बात करें हम आगे कार्बन के बारे में। कार्बन की कुछ विशेषताएं होती है, कार्बन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, विशेषताएं होती है कार्बन की, वो कौन कौन सी होती है देखिए। यहां हम बात करें कार्बन की विशेषताओं के बारे में। कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है देखिए। सबसे फर्स्ट की बात कर ले अपने पास, पहली जो विशेषता उसमें कहते हैं कि कार्बन का, जो कार्बन हिंदी में लिख रखा है, उस कार्बन का प्रतीक क्या होता है अपने पास, कार्बन का यहाँ पे प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या होता है यहाँ पे, C, कार्बन का प्रतीक C होता है। तो लैंग्वेज में क्या आ जाएगा अपने पास, कार्बन का प्रतीक C होता है। ठीक है, दूसरी इसकी जो विशेषता की बात करें, दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी इसमें, कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है अपने पास, इसका 6 होता है। हमारी पूरी सृष्टि में, पूरी विश्व में अपने पास अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर लगभग 118 एलिमेंट्स है, लगभग 118 एलिमेंट है। यानी 118 एलिमेंट्स में, 118 तत्वों में ये हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन कितने नंबर पे आया जाता है, 6 नंबर पे। और इसी कार्बन का परमाणु भार होता है यहाँ पे अपने पास कितना, 12। अब परमाणु भार होता है इसमें अपने पास किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है यहाँ पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर परमाणु में क्या हो रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा अपने पास, परमाणु भार आ जाएगा। तो हो गया। जो अगली विशेषता इसकी, ये पहली होगी, दूसरी होगी, थर्ड विशेषता की बात करें तो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या अलग अलग, ये इनके मतलब कक्षक क्या, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्षक में पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना आपको, 1s2, 2s2 और 2p6 होता है। 2p2 होता है, कितना होगा, 2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बन के भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो 9th क्लास में एक टॉपिक है अपने पास, तो 9th क्लास के बेसिस पे ये बता रहा हूं मैं अपने पास। ठीक है, 9th क्लास के बेसिस पे, ये जो बीच में है ये क्या अपने पास, न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज होता है इसमें, ये क्या अपने पास नाभिक है, और नाभिक के बाद में ये जो बच जाएंगे ना सारे, ये जितने भी गोले रहेंगे ये सब क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कोश कहलाएंगे। ठीक है, तो नाभिक के पास वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2, और बाद वाली जो कोश है उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 तो यहाँ नाभिक के पास में भर दिया हमने, और ये 4 बच गए, 4, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 4। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं अपने पास कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, चौथी जो विशेषता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, इसीलिए कितनी, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात कहने का मतलब है अपनी
अपना स्थायित्व यानी कार्बन अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, किसी या तो क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉनों को त्याग दो, या इसमें क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे। तो ये जो इस कार्बन होता है ना, कार्बन, इस कार्बन की प्रकृति होती है सहसंयोजक। इसी के बेसिस पे क्या होती है, सहसंयोजक। इसकी प्रकृति कैसी रहती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, आगे समझे। यानी ये एक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाता है। एक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4। जैसे ब्रह्मा जी के जैसे 4 हाथ होते हैं, वैसे के वैसे इसमें कितने बंध बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, कितने बंध बनेंगे इसमें, 4। तो इसकी संयोजकता आएगी। ठीक है, और अगली क्या हो जाएगी इसमें अपने पास, पांचवी जो विशेषता है, पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी इसमें कि कार्बन होता है, कार्बन की प्रकृति के बारे में बात करें तो कैसी होती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, यानी 4 ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसे होगी, सहसंयोजक प्रवृत्ति होगी। ठीक है, आगे समझिए। अगली विशेषता की बात करें हम, सहसंयोजक प्रवृत्ति बताई थी हमने, सहसंयोजक की परिभाषा भी आगे हम और डिस्कस कर लेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉनों की सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है। सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण ये इस कार्बन में पाए जाने वाले बंध होते हैं, वो कौन से होता है, सहसंयोजक बंध होता है। यानी कार्बन कौन से बंध प्रदर्शित करता है, सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, सहसंयोजक का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बात करें, सहसंयोजक बंध की बात करें तो सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे अपने पास कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाता है उस बंध को क्या कह देंगे, सहसंयोजक, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, केवल देता है, तो आयनिक बंध का निर्माण होगा। ठीक है, केवल देता है, उससे लेता नहीं है, तो किसका होगा अपने पास, आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कौन सा, कार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आगे समझे, सहसंयोजक बंध की परिभाषा बता दी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से जो बंध बनता है, उस बंध को क्या कह देंगे, सहसंयोजक बंध कह देंगे। सहसंयोजक की प्रकृति आएगी। अगली बात करें अपने पास कि कार्बन जो होता है, बंध तो बता ही दिया कि कार्बन में अपने पास कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अब कार्बन की संरचना की बात करें हम, बंध के आधार पर क्या हो जाएगी इसकी संरचना कैसे होती है अपने पास, समचतुष्फल की है। कैसी होगी अपने पास, समचतुष्फल की इसकी संरचना होगी। कार्बन की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, समचतुष्फल की होती है, समचतुष्फल की है। ठीक है, यानी कि ऐसी संरचना जिसकी कैसी हो अपने पास, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो अपने पास, त्रिभुजाकार फलक में प्रेजेंट हो। यानी कहने का मतलब है इसकी संरचना कैसी रहती है अपने पास, ये कार्बन है, ये इस तरीके से इसकी संरचना कैसे होगी, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे एक तो ये बंद हो जाएगा, एक ये बंद हो जाएगा, एक ये बंद हो जाएगा, एक ये बंद हो जाएगा। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, कार्बन की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, आगे समझ में, चतुष्फल की संरचना होती है। और ये जो 4 बंद है, 4 बंद है, इन चारों बंधों के 4 बंद है, 4 में से 2 बंधों के बीच में, 2 यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन 2 बंधों के बीच में कितने डिग्री का, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण यहाँ पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेता है कि कार्बन के 2 बंधों के मध्य कितने डिग्री का कोण पाया जाता है, तो क्या बताओगे, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। ठीक है, आगे विशेषता समझ में, 5 विशेषता कंप्लीट हो गई। छठी विशेषता की बात करें, हम ये पढ़ रहे हैं अपने पास कि सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, ये पढ़ लिया आपने। इसके बाद में अपन बात करें छठी के बाद में सातवीं जो विशेषता है, सातवीं विशेषता में क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ या ये कह सकते हैं कार्बन अन्य परमाणु के साथ, कार्बन और कार्बन के अन्य परमाणु के साथ एकल बंध। अब एकल बंध कैसे, एकल बंध कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन अन्य परमाणु के बीच, कार्बन में कौन कौन से, कार्बन के साथ कौन कौन से, एक तो एकल बंध बनाता है, दूसरा अपने पास यहाँ पे द्विबंध बनाता है। द्विबंध का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में।
और कार्बन और यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से भी हो सकता है ऐसे, तो दो बंद तो बना ही रहा है, ठीक है। यानी कार्बन की जो 4 संयोजकता है ना उसको हमारे को क्या करनी है, पूरी करनी है, ठीक है। और तीसरा अपने पास यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, त्रिबंध भी पाया जाता है। त्रिबंध का मतलब कार्बन और कार्बन 3 बंध भी बना सकता है, ठीक है। कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी 3 बंध बना सकता है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है। तो कहने का मतलब है ये 7 विशेषताएं इसमें कंप्लीट हो गई है आपकी, कि कार्बन अपने पास प्रतीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सहसंयोजक प्रवृत्ति हो गई, सहसंयोजक संयोजकता हो गई, 4 इसकी संयोजकता 4 होती है, इसकी प्रकृति हो गई और इसकी संरचना हो गई, और अगली कौन सी होगी अपने पास, इसमें कौन सी, बंध हो गए। तो कार्बन में कौन कौन से इसमें बंध पाए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो ये अपने पास क्या होगी, कार्बन की विशेषताएं टोटल क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद की हम बात करें अपने पास और भी स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे समझे। तो ये आप कंप्लीट करनी है आपको। अब आगे बात करें हम नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।